सबसे पहले तो आप सबका फोर्थ व्यू को पसंद करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आप खुशी की बात कह सकते हैं या हैरानी भी कह सकते हैं कि फोर्थ व्यू को या जो भी हमने अभी तक आपसी बातचीत और चर्चा के वीडियो डाले हैं, इसको भारत के अलावा भारत के बाहर बहुत पसंद किया गया और बहुत देखा गया। फिर भी हमारा एक प्रयास था, कुछ आलोचनाएं भी आई, प्रशंसा भी आई, लोगों को पसंद भी आया। एक आध ऐसे भी मोहब्बत वाले थे जिन्हें नहीं भी आया। एक ऐसे ही दर्शक ने वाहिद नसीम साहब से शिकायत की है कि वो मुझे कम बोलने देते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं उस अनजान दोस्त को सलाम करता हूं जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। तो इसीलिए आज भाई साहब ने कहा कि मैं अकेला ही कुछ बताऊं, अकेला ही कुछ बात करूं, क्योंकि उनके हिसाब से मैं कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करता हूं, जिसको कुछ लोग समझ नहीं पाते, या दूसरे शब्दों में कहें कि आज वो कोशिश कर रहे हैं कि पाइप में डाल के रखो, शायद एक दो दिन में सीधी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। फिर भी हुक्म सिर माथे पर। और वैसे भी आज ऐसा माहौल है कि हुक्म की तामील करने में ही खलकत बादशाह की भलाई है। कल शाम की बात है, आगे भी बात करेंगे, पहले अपने पड़ोस का एक वाकया बता लें। कल शाम की बात है, हमारे बराबर वाले मकान की एक बुजुर्ग माताजी अपनी बालकनी में आई, उन्होंने दिया जलाया, 5 बार ताली बजाई और अंदर जाने से पहले उन्होंने मुझे देखा तो मुझे टोक दिया। कहते बेटा बहू को बोल दे बाहर दिया जला लिया करे, इससे कम से कम कोरोना तो दूर रहेगा। मैंने कहा माता जी ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, जब इतने बड़े बड़े लोगों ने सुझाव दिया है और तो यकीनन कुछ सोच के ही दिया होगा। लेकिन माता जी एक बात बताएं, आपने दिया जलाने से कोरोना तो भगा लिया, जो ऊपर हवा में घूम रहे थे एक एक दो दो, लेकिन आपने ध्यान दिया कि दिए के नीचे अंधेरा है। ऐसा तो नहीं है कि जो ऊपर घूम रहे थे वो सारे इकट्ठे होके उस दिए के अंधेरे में एकदम जम जाएं, समूह बना के इकट्ठे हो जाएं। इसको भी तो ध्यान देना चाहिए, या तो उसके नीचे भी रोशनी करो अगर रोशनी से ही भागते हैं। माता जी ने गौर से देखा, यकीनन दिए के नीचे अंधेरा था। पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने दिए में फूंक मारी और अंदर चली गई। हाँ, उनका पोता जरूर कुछ सेकंड के बाहर आया, कुछ सेकंड के बाद बाहर आया और बाहर आते ही मेरी तरफ हाथ हिला के बोलता है, अंकल यू आर द ग्रेट। उसी संदर्भ में मैं सोच रहा था कि हम रोज बात करते हैं सीरिया की, फिलिस्तीन की, यमन की, गल्फ की, इधर की उधर की, लेकिन कभी हम अपने दिए के नीचे नहीं देखते। मुझे नहीं लगता कि हमने अपने आस पड़ोस के देशों की, आस पड़ोस की हलचल की कभी बात की हो। तो आज विवेचना कुछ नहीं, सिर्फ वहां की हलचल आपको बताते हैं। विवेचना करने के लिए हमारा एक अधिकार हमने वाहिद नसीम साहब को दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं ईरान से, क्योंकि एक वही ऐसा देश है जिससे हमारे सदियों पुराने संबंध रहे हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, और संबंधों में ऊंचाई नीचाई भी बहुत रही है। 1.5 साल पहले कुछ अड़चने आ गई थी, हम गए थे, जाने के बाद फिर ईश्वर की कृपा से
हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी गई थी और ग्वादर का एक ब्लॉक शुरू किया था। फिलहाल जो भी कारण रहे थे, अभी हम ग्वादर से भी पीछे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, वो आज अगर हमारे विरोध में नहीं है तो साथ में भी नहीं है। हालांकि देखने से तो ऐसा ही लगता है कि थोड़ा थोड़ा विरोध में है। ईरान से आते हैं अफगानिस्तान। वहां तो बहुत हलचल है, लेकिन चूंकि हम भी कोरोना से, तबलीगियों से और तलबलीगियों से ग्रसित हैं, तो ध्यान नहीं गया हमारे मीडिया का। ट्रंप ने आते ही घोषणा की थी कि मैं अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालूंगा, क्योंकि 18 साल से वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके कोई नताइज नहीं थे। बातचीत चलती रही तालिबान के एक गुट से जो दोहा में बैठता है, उससे समझौता हुआ और समझौते के अनुसार उन्होंने अपनी फौजें निकालनी शुरू कर दी। हथियारों के बारे में तालिबान का और अमेरिका सरकार का यह समझौता था कि वो हथियार वापस तो ले जा सकते हैं, लेकिन किसी को दे नहीं सकते, ना अफगानिस्तान की अफवाज को, ना पाकिस्तान को, ना किसी और ग्रुप या गिरोह को। उधर पाकिस्तान ने उन्हें मना कर दिया कि हम फिलहाल आपको कोई रास्ता नहीं दे सकते कि आप अपने हथियार वापस ले जाएं, क्योंकि वहां से वापस निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता वाया पाकिस्तान होकर जाता है। कराची पोर्ट से वो उसको फिर शिप करते हैं। वहां पर अड़चन आ गई। तीसरी अड़चन जो वहां आई है, वो अशरफ गनी ने तय किया था कि 5000 उनके कैदी वो छोड़ेंगे, लेकिन वो कैदियों की रिहाई में देर हो रही है, तो लगभग आप समझें यही बोला जा रहा है कि समझौता खत्म होने वाला है या हो जाएगा। और इसी हलचल के दौरान तालिबान ने हमले शुरू कर दिए, जिसमें से परसों वहां की सुरक्षा एजेंसी का कोई डायरेक्टर मारा गया है, उसके साथ और 4 आदमी हैं, वो लोग शहीद हुए हैं। क्योंकि जब तक अशरफ गनी की सरकार को मान्यता प्राप्त है, तब तक हम यही कहेंगे कि वो शहीद हुए हैं, सरकारी कर्मचारी थे। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कल तालिबान आ जाता है तो हम कहने लगेंगे वो हलाक हुए थे, लेकिन हुए तो हैं। उसके अलावा कल हेलमंड राज्य में वहां के वायुसेना अड्डे पर भी हमला हुआ है और जगह भी हमले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमले में दोनों तरफ के अधिकारियों ने, दोनों तरफ के प्रवक्ताओं ने अपने अपने दावे किए हैं। असलियत क्या है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो है, और ऐसा भी कुछ है जो कहीं ना कहीं तो हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारा पड़ोस है। और आज जरूर पड़ोस है, वरना मैं तो यही मानता हूं कि हमारा ही देश है। और इन जगहों में आने जाने में तो ऐसा ही लगता है जैसे खाला के घर आए हो। कल नहीं तो परसों थे तो हमारे हिस्से ही। हो सकता है इंशाल्लाह आइंदा फिर हमारे साथ ही जुड़ जाएं। और आरएसएस तो यही स्वप्न देखती है अखंड भारत का। वहां से और थोड़ा सा अपने घर की तरफ आते हैं तो हमारे आदरणीय श्री मोहन भागवत जी के भाई बहनों का देश पाकिस्तान। वहां सियासी हलचल भी है और निजामी हलचल भी है। प्रशासनिक परिवर्तन भी होने वाले हैं और राजनीतिक परिवर्तन भी होने वाले हैं। नवाज शरीफ भाईजान ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। शहबाज शरीफ को
अदालतों के नोटिस आ रहे हैं। उसके अलावा ज्यादातर बड़े राजनेताओं के खिलाफ कोई ना कोई केस निकाल रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। जो पीटीआई की या पाकिस्तान सरकार की प्रवक्ता थी बीबी आशिक, उनको हटा के असीम सलीम बाजवा को प्रवक्ता बना दिया गया है, जो अभी तक सेना के प्रवक्ता थे। और वहां कुछ ऐसा सुना जा रहा है कि आज नहीं तो कल, चाहे वहां के राष्ट्रपति इमरान खान बने या राहिल शरीफ बने, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां के इशारा कर दिया है या आदेश कर दिया है कि एक पार्टी शासन व्यवस्था वहां लागू हो, राष्ट्रपति वहां का सर्वे सर्वा हो और उसके पास असीमित एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, यानी लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया तानाशाह। अब इसका असर हमारे यहां होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल तो होना नहीं चाहिए। हम लोग इतने कट्टर थोड़ी हैं। हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, समाज तो सब मिला जुला है। क्या कहते हैं उसको, हाँ, गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, वो कट्टर हैं। उनकी अपनी सोच है, वो एक इस्लामिक निजाम का ख्वाब देखते हैं, एक धर्म राष्ट्र की कल्पना करके वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। और आगे आते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। अगर देखा जाए तो मेरा अपना अनुमान है, जैसे अमृतसर वाले को लाहौर ज्यादा नजदीक लगता है, जैसे हमारे भारतीय पंजाब, जिसको हम चढ़दा पंजाब बोलते हैं, इनका सांस्कृतिक मैच या जुड़ाव लहंदे पंजाब के साथ ज्यादा है, जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया वहां के साथ ज्यादा है। ऐसे ही बंगाल का शायद सांस्कृतिक जुड़ाव बांग्लादेश से ज्यादा है। कोलकाता वाला मानुष ढाका वाले मानुष को ज्यादा अच्छी तरह जानता होगा बनिस्बत हम गोबरपट्टी वालों के। ऐसे ही तमिलनाडु वाले श्रीलंका को ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे बनिस्बत हम दिल्ली वालों के। हो सकता है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनका चीन से ज्यादा लगाव हो, हमसे कम हो। लेकिन ये तो पक्का है कि दार्जिलिंग में रहने वालों को, गोरखालों को नेपाल ज्यादा निकट लगता है बनिस्बत दिल्ली के। और इसके बाद शुरू तो करना चाहते हैं चाइना की बात, लेकिन लगता है एक बार तो विश्राम लेना पड़ेगा। और देखते हैं ये एकल गणराज्य, हमारी एक पार्टी व्यवस्था आपको पसंद आती है या नहीं आती है। अगर पसंद आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आती है तो बताएं जरूर। कल फिर वाहिद नसीम साहब के साथ इकट्ठे बैठेंगे और बैठेंगे 3 यार, वाहिद साहब, हम और आप। तब तक के लिए खुदा हाफिज।